हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो एक और प्रॉब्लम फॉर जेईई एडवांस, है ना। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मजा आएगा। तो कौन सा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा प्रॉब्लम, काफी शानदार प्रॉब्लम है और मल्टीपल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, मतलब एक 3 से 4 चैप्टर मिक्स्ड है ना। ये वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पे आपको मिलेगा। ये बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो यही मजेदार बात मुझे लगती है जेईई एडवांस की, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले ये समझते हैं, समझिएगा ध्यान से, है ना। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप लोगों को भी वीडियो को पॉज करना चाहिए और क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और बोला जाए तो हल्का सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ना। मतलब मीडियम से थोड़ा सा ऊपर, टफ से थोड़ा सा नीचे, पर काइंड ऑफ एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन बना जाएगा, क्योंकि इसमें हर चीजें, कैलकुलेशन भी है और बहुत सारी मैनिपुलेशन भी है। सवाल में क्या बोला है, पढ़ते हैं सवाल और ट्राई करना है आप लोगों को। मैं सवाल पढ़ता हूं और फिर इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोला है, लेट पी बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द टेंजेंट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अच्छा, है ना। इस पर क्या बनाए जा रहे हैं, इसके टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाता है। इस कर्व यानी इस पैराबोला के टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाता है ओरिजिन से। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ पी एंड डायरेक्ट्रिक्स इज m बाई n पाई, है ना। क्या बोला है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ पी एंड डायरेक्ट्रिक्स इज m बाई n पाई, यानी इस पी का कुछ ना कुछ लोकस आएगा। क्या आएगा हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा। पहले तो एक जंग ये होगी कि इस पी का लोकस निकालो, फिर इसके इसकी डायरेक्ट्रिक्स और इस पी के बीच में बाउंडेड एरिया निकालो, है ना। तो बहुत सारी अपने को क्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ही समझ में आएगा। ये क्या है भाई, हाँ सही है। हम भाई ये दिख क्यों नहीं रहा, हाँ देखेगा ध्यान से, देखेगा मगर ध्यान से, हटा ही दो यार, इसे दिमाग खराब हो रहा। देखेगा मगर ध्यान से, है ना। डायग्राम बना रहा हूं मैं। क्या बोला है, सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला को बना देता हूँ ब्लू कलर का, है ना, नीला नीला कलर। ठीक है, ये हो गया अपने पास पैराबोला। लेट से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। ज्यादा अच्छा नहीं बना, लोग इसकी बुराई कर सकते हैं। 4x, है ना। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि ठीक लगे देखने में। ठीक है, अब सही है, आई थिंक इतना सही है। देखो क्या है, ये पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना। क्या बोला है, इस पर टेंजेंट बनाई गई, है ना। अब देखो इस पर तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। देखो एक टेंजेंट ये बना, है ना। एक टेंजेंट मान लो ये बना, एक टेंजेंट ये बना, एक टेंजेंट कुछ ऐसा बना, और हर टेंजेंट का अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, है ना। और हर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसका कुछ ना कुछ लोकस होगा। लेकिन हम एक सर्टेन केस बनाएंगे। लेट्स से हमने ये वाला केस बनाया, क्योंकि अब हर केस तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसको कलर चेंज करते हैं। लेट्स से ये है, ठीक है। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ओरिजिन से डाला गया किसी इंस्टेंट पर। लेट से इसका किस उस टाइम पर इस जो इसका पोजीशन थी ये यहाँ पे थी। और मैंने हमेशा जब भी लोकस में कोई भी कर्व का जो कोऑर्डिनेट लेते हैं एच कॉमा के लेते हैं, ना, सबको पता होता है। तो ये 0,0 है, ठीक है। 0,0 फील आना चाहिए आपको कि एक्चुअली बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं इस पैराबोला के। और जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली वो क्या करेगा, मूव करेगा। और उस कर्व की हमको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब सबसे बड़ा अपने पास वो है, टास्क ये है कि हमको इस कर्व P
पी किस कर्व में मूव कर रहा है उसका लोकस निकालना है। तो देखो, आप कहीं ना कहीं हेल्प लेते हैं हम लोग टेंजेंट के सहारे। हम लोग टेंजेंट से हेल्प लेते हैं। कैसे टेंजेंट से हेल्प ले सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं मैं पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मैं लिखता हूं टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का अगर पैराबोला है तो इसके जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। ये ध्यान रखना, ये होती है इसके टेंजेंट की इक्वेशन। तो अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं 4x, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यानी टेंजेंट की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टी स्क्वेयर, ये हो जाएगी किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें तो x माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर। इसको बंद कर दो बक्से में, है ना। इसको एक बक्से में बंद करो और ये अपनी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, है ना। सही है ना, चेक कर लो भाई लोग। x माइनस टी वाई इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं दिख रही। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर देखना, फिर क्या देखना भाई लोग, फिर देखना अब इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का जनरल तरीका भी हो सकता है। किसी भी लाइन को जनरल तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, दो चीजों की आवश्यकता होती है ना। किसी भी लाइन को लिखने की किसी भी लाइन को जनरल तरीके से लिखने की क्या आवश्यकता होती है, एक उसका किस पॉइंट से पास कर रही है और क्या स्लोप है। तो लोग बोलेंगे हाँ, तो पॉइंट तो पता है किस पॉइंट से पास कर रही है, एच कॉमा के से। अब लोग बोलेंगे स्लोप कैसे निकाल, तो आप कहोगे इस नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, एम एन में निकाल, लेट्स से स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एन, वो कितना हो जाएगा। लोग बोलेंगे के बाई एच, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना, ठीक है। जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो होगा के बाई एच, ओके। अच्छा, अब लोग बोलेंगे हम टेंजेंट का निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल, आप लोगों को पता होगा प्रॉपर्टी कि अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर -1, यानी इस लाइन के इस टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा एम टी, लेट से मैंने कहा दिया, वो माइनस एच बाई के हो जाएगा। चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो, एम एन इंटू एम टी कितना हो जाएगा, एम एन इंटू एम टी हो जाएगा -1, एम एन इंटू एम टी -1 हो जाएगा, यानी पी से पास कर रहा हूं, स्लोप क्या है -h/k। तो हम लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ, इसको एक काम करते हैं, पहले छोटा कर देते हैं इसको ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ठीक है, हाँ, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन जनरल फॉर्म, है ना। जीएफ लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लोग बोलेंगे सर दिक्कत होगी, अरे भाई दिक्कत मत लो, इतनी इतनी दिक्कत मत लो यार, है ना। दिक्कत थोड़ी लो, पर इतनी भी मत लो, है ना। ठीक है, इन जनरल फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस के इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच इंटू माइनस के बाई एच, माइनस एच बाई के, चेक कर लेते हैं वापस, माइनस एच बाई के, ठीक है, माइनस एच बाई के, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा के वाई माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एच एक्स
प्लस का एच स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। इसे भी बंद कर दो बक्से में और इसे कह दो समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2। इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। इसे भी थोड़ा सा स्पेस के लिए छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ, कोई अलग कलर लेते हैं, ये लेट से कोई हल्का सा ये कलर, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या बोलते हो, सेम है, सेम इक्वेशन है। मतलब सेम लाइन की इक्वेशन है, सेम इक्वेशन नहीं कह सकते, सेम लाइन की इक्वेशन है। और जब भी सेम लाइन की इक्वेशन होती है तो वो एक दूसरे के क्या होती है, क्या होती है, वो होती है कॉन्साइड लाइन। यानी जो लाइन 1 होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के कॉन्साइड होगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि 1, थोड़ा सा टिप पतली करते हैं, 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक दूसरे पे ही होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी, यानी एक्चुअली वो सेम लाइन ही होती है, पर अगर हम किसी एक कॉमन फैक्टर से किसी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कॉन्साइड कहलाती है ना। तो कॉइंसाइड होगी, को इनसाइड, ठीक है। 1 and 2 आर कॉन्साइड, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट, ठीक है। 1 और 2 एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगे, यानी 1 और 2 एक्चुअली सेम लाइन है। तो आपको कंसेप्ट पता होगा, इसे नहीं पता तो थोड़ा सा देख लो बेसिक कंसेप्ट। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है, और अगर मैंने कहा ये लेट से ये L1 है, ये L2 है, और अगर L1 L2 कॉन्साइड कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये 10वीं की चीज है, ये मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी मैंने कहा भाई लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने बता दिया। पर ये बहुत सिंपल चीज है, ये सबको पता होता है ना, पहली दूसरी के बच्चे जानते हैं, पहली दूसरी तो नहीं पर मोस्टली लोग जानते हैं, है ना, 10th में पढ़ाते हैं। तो देखो ध्यान से, तो अगर हम इनके कॉफिशिएंट का कंपेयर करके देख लें, तो कॉन्फिशेंट अगर कंपेयर करें तो 1/h इज इक्वल्स टू -t/k इज इक्वल्स टू माइनस का t स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां से हम देखें तो पहले तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हाँ ना, सॉल्व किया तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, जब इतने पार्ट को सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ जाएगी -k/h, -k/h। यानी अब ये बताओ, h और कॉमा h कॉमा k, जो h कॉमा k है, h कॉमा k है, वो कभी भी ओरिजिन जीरो जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आप कहोगे हमेशा जो टेंजेंट, हमेशा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है वो टेंजेंट से डालना है। लोग बोलेंगे हाँ, हमेशा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, सॉरी टेंजेंट पर, वो ओरिजिन से डालना है। जब ओरिजिन से डालना है तो वो खुद
वो खुद एच कॉमा के क्या है, टेंजेंट पे पॉइंट, तो वो खुद 0,0 नहीं हो सकते, क्योंकि तब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल ही नहीं पाएंगे अगर एच कॉमा के 0,0 होंगे। अरे भाई, क्या जहां पर तुम हो वहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे? ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है ना? यानी एच और के जीरो नहीं हो सकते। इट इंप्लाइज अगर एच और के जीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब टी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो आइए इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, इस छोटी चीज को। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसे कंपेयर कर लिया, तो माइनस का टी अपॉन के इज इक्वल्स टू माइनस का टी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। माइनस से माइनस कटा, और सिंस टी जीरो नहीं हो सकता तो हम टी को भी काट सकते हैं। तो टी की अगर हम टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू पुट कर दें, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, माइनस एच बाई के, माइनस एच बाई के बाई एच इंटू के। सही है ना? चेक कर लो भाई लोग। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एच क्यूब के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का के स्क्वायर, यानी एच क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस ओवरऑल पूरा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा वन वन प्लस कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन लिया तो प्लस एच हो जाएगा ना, क्यूब के स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रही क्या? 2 सेकंड, मिटाता हूँ, मैं वापस सॉल्व करता हूँ, सॉरी। मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसे मैं नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ, नेक्स्ट पेज में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। कई बार ऐसे ही टेम्परामेंट लूज हो जाता है लोगों का, है ना, सवाल सॉल्व करते करते। ये है एडवांस की असली फीलिंग। तो देखो ध्यान से, माइनस टी इज के माइनस टी बाय माइनस टी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। टी से टी कटा, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी के। ठीक है, एच स्क्वायर के स्क्वायर, और टी की वैल्यू है माइनस के बाई एच, है ना, टी की वैल्यू है माइनस के बाई एच, टी की वैल्यू है माइनस के बाई एच, तो टी की वैल्यू माइनस के बाई एच इंटू के, तो ये हो जाएगा एच क्यूब प्लस के स्क्वायर एच। ये देखो आप सही हो रहा भाई, टेम्परामेंट लूज नहीं करना है बस आपको, ठीक है। तो एच क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम के स्क्वायर कॉमन लें तो एक माइनस भी कॉमन आएगा, तो माइनस आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर एक्चुअली कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 + h, और के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एच क्यूब अपॉन 1 + h। अच्छा, अब ये बताओ, हमने के और एच में रिलेशन निकाल लिया, अब लास्ट काम ये बचता है। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, यानी पी का जो लोकस हो जाएगा, यानी जो लोकस ऑफ पी हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं, जो लोकस ऑफ पी होगा, जो लोकस ऑफ पी होगा वो क्या होगा, जो लोकस ऑफ पी होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन
1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लोकस ऑफ पी। ठीक है, हमने पी का लोकस निकाल लिया, इसी में निकालने में बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ तो इतनी ज्यादा तो नहीं हुई। अब बात हुई ये कि अब क्या कहा सवाल में कि इस कर्व पी और डायरेक्ट्रिक्स किसकी, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स का जो एरिया बाउंडेड है वो m बाई एन है। यानी अब बारी आती है इस कर्व को समझने की। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब अपॉन वन वन प्लस एक्स, है ना। इस कर्व को हमको समझना है। अब ये बताओ इस कर्व को कैसे समझा जाए। एओडी, अब बात आ गई एओडी की। लोग बोलेंगे यार हाँ ये तो एओडी के, यानी ये बहुत ज्यादा चैप्टर का अमलगम वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे चैप्टर मिक्स हैं इसमें। पहले तो हमसे कोनिक की चीजें पूछी, टेंजेंट वगैरह कोनिक की चीजें पूछी, फिर अब आ रही है कैलकुलस यानी एओडी की बारी, एरिया अंडर द कर्व। तो अब इसको कैसे डील किया जाए। तो एक चीज आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो जान लो, कि जहां पर लिख लो, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है किसी भी कर्व का, वहां पर होती है वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या होती है? वर्टिकल एसिम्पटोट। ये लिख लो आप लोग, हिंदी में मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसको नहीं पता। और दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात भी हिंदी में बोल रहा हूं, अगर लेट से एक्स की किसी कर्व में ओनली इवन पावर प्रेजेंट है, इवन पावर प्रेजेंट है, ये से थोड़ा लिख के ही समझाना पड़ेगा। अगर x की ओनली इवन पावर प्रेजेंट है, इवन पावर, तो जो कर्व होगा, जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट, वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और अगर y में ओनली ओनली इवन पावर प्रेजेंट है, इवन पावर प्रेजेंट है, तो वो कर्व किसके सिमेट्रिक होगा? वो होगा x एक्सिस के। ठीक है, यानी अगर x की ओनली इवन पावर प्रेजेंट है तो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर y की सिर्फ इवन पावर प्रेजेंट है तो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट लिख लेना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कर्व की प्लॉटिंग करने का प्रयास करते हैं ना, तभी कुछ सवाल हो पाएगा, वरना फिर क्या ही हो पाएगा अगर तुम कर्व ही नहीं बना पाओगे तो। ठीक है, सबसे पहले एक एसिम्पटोट है इसकी, किस पे? x इक्वल्स टू -1 पर। इसकी एक वर्टिकल एसिम्पटोट है x इक्वल्स टू -1 पर। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 पर वर्टिकल एसिम्पटोट है। अच्छा ये बताओ, जो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी x इक्वल्स टू -1 होगी। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का पैराबोला होता है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू -a, यानी इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। यानी x इक्वल्स टू -1 जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी वही इस कर्व का क्या होगा? एसिम्पटोट। यानी इस कर्व को वो इन्फिनिटी पे टच करेगी। अच्छा अब ये देखो, ये 0,0 से भी पास हो रहा है, 0,0 से भी पास हो रहा, यानी एक इशारा मिल गया। अब एक इशारा तो ये मिल गया कि ये कर्व कहीं ना कहीं 0,0 से पास होगा, है ना। हम रफ स्केच अगर बनाए तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी में जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। लोग बोलेंगे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे बता सकते हो भाई? एक्चुअली ये दोनों पे जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली, है ना। ये फंक्शन नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक कर्व है ना। तो ये किस पे जाएगा? एक इन्फिनिटी पे जाएगा। और सिंस इट इज सिमेट्रिक आउट एक्स एक्सिस, तो ये ऐसा बनेगा, यानी जैसा एक्स एक्सिस के नीचे वैसा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ये बोला गया है कि जो एरिया है इनके बीच का, बाउंडेड एरिया, वो बताना है ना। अपने को इनके बीच का बाउंडेड एरिया बताना है। ठीक है, अब इनके बीच का हमको बाउंडेड एरिया बताना है, तो हम इनके बीच का बाउंडेड एरिया कैसे बता पाएंगे? ठीक है, ये बाउंडेड एरिया बताना है। अब ये बताओ, अब यहां पे काम आ गया किसका? अब लोग बोलेंगे ये काम आ गया यहां पर एरिया अंडर द कर्व का।
ठीक है, अब यहाँ पे काम आ गया एरिया अंडर दी कर्व का नॉलेज, है ना। अरे भाई साहब, यहां पर अब काम आएगा एरिया अंडर दी कर्व का नॉलेज, यानी AUC का काम आएगा। ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व का इस पर नॉलेज काम आएगा। अब देखो ध्यान से, मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं इतना एरिया निकाल दूं, सिर्फ इतना, और इसको 2 टाइम्स कर दूं, तो ये टोटल एरिया आएगा। लोग बोलेंगे क्या क्या क्लियर है कि ये एरिया बराबर है? अरे भाई सिमेट्रिक है, बताया तो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। और अगर 2 टाइम्स कर दिया तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यानी कहा जाए तो सुनिएगा ध्यान से, जो रिक्वायर्ड एरिया वो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू, देखो -1 से 2 टाइम्स ऑफ, टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ -1 से इस कर्व के नीचे का एरिया। ये कर्व होगा एक्चुअली क्या, अगर मैं इसको देखूं तो y को, अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूं तो y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा y की वैल्यू। तो यानी y हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा y इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स -1, और ये हो जाएगा माइनस वाला। तो हमको तो सिर्फ प्लस वाले से लेना देना है, तो प्लस अंडर रूट में माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब यही होगा। अब लोग बोलेंगे भाई यार तुम यार कितना रुलाओगे, हमको एरिया निकलवाया, कर्व बनवाया, लोकस निकलवाया, भाई हर चीज, इतनी सारी चीज थोड़ी कर पाएंगे हम लोग एग्जाम में, हैं? हमको तो सिंपल सवाल चाहिए भाई। सिंपल सवाल तो नहीं है, मिलेंगे तो अच्छे सवाल, है ना। और ये अच्छा सवाल है। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, चलिए अगले पेज में चलते हैं। अपने को सॉल्व करना है, ये एक अपने आप में एक बेमिसाल क्वेश्चन बन गया। अभी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये अपने आप में एक सवाल बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक करना है अपने को, -1 से 0, है ना। मैं इसमें लिमिट नहीं लगाई थी, देख -1 से कहां तक चलना है, 0 तक चलना है। तो इसमें मैंने लिमिट नहीं लगाई थी, -1 से 0 अंडर रूट में माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब लोग बोलेंगे गुरुजी अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें, तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे दिख रहा है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि कहीं ना कहीं आ, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो बहुत सारी चीजें रूट से निकल आएंगी। क्या अगर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट पहले तो क्या करूं, अगर मैं x इक्वल्स टू लेट से माइनस साइन थीटा रखता हूं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्लस माइनस माइनस थीटा या कॉस माइनस कॉस थीटा रखता हूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होगा, कोई चीज रूट से नहीं निकलेगी। लेकिन अगर मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं तो लोग बोलेंगे हाँ बहुत सारी चीजें रूट से निकल जाएंगी। ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, रूट से निकलने के बाद ही साइन 3 थीटा हो जाएगा। साइन 3 थीटा कहते हैं साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट से निकल जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। लोग बोले हाँ इससे फायदा तो हो रहा है। तो dx की इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dx हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो -1 से 0 अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा भाई लोग, जब कितना हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू -4, है ना। एक इसका भी तो 2 था, ठीक है, इसका भी 2 तो इसका और एक इसका 2, तो दोनों बाहर निकल कितने हो गए, माइनस हो गए। माइनस का और लिमिट चेंज होगी, बिल्कुल बेसिक लिमिट चेंज होगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 कहाँ पर होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा ना। एक्स की जगह हम रखेंगे यहाँ पे -1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी π/2 से 0 तक। और 0 साइन स्क्वायर 0, तो 0 पर ही होता है।
इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन बन गया -4 से देखो अब लिमिट में चेंज कर देता हूँ। माइनस माइनस ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर माइनस हो बाहर तो लिमिट ऊपर ऊपर इंटरचेंज हो जाती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 0 से π/2, यहाँ पे माइनस π/2 से कर लो, π/2 से 0, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब लोग बोलेंगे सर जी इसको तो कर लेंगे कुछ ना कुछ करके जुगाड़बाजी, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन क्या मतलब कॉस 2 थीटा लगा के डायरेक्ट वालिस आइडेंटिटी लगाओ ना कुछ। ये तो सिंपल सा सवाल बन गया। अब तो डेफिनेट का बहुत सिंपल सा सवाल बन गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। साइन की पावर 4 थीटा 0 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा 0 से π/2, ये बन गया सिंपल सा वालिस आइडेंटिटी का फॉर्मूला, वालिस थ्योरम का फॉर्मूला। अब जिसको नहीं पता वालिस थ्योरम, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे बताने की जरूरत है नहीं। जब भी आपको ऐसे इंटीग्रेशन मिले, साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर m थीटा डी थीटा 0 से π/2, तो इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इनको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, n-1 इंटू m-1 इंटू 4 था यहाँ पे, ध्यान रखना, इंटू सॉरी n गड़बड़ कर दी, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, इंटू n-3 डॉट डॉट 1 और 2 और m-1 इंटू m-3 सेम 1 और 2 इंटू, अब यहाँ पे एक के मल्टीप्लाई होता है के अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस n -2 और 1 और 2। ठीक है, अब ये k डिपेंड करता है m और n पर। अगर m और n बोथ इवन होते हैं, अगर n और m बोथ इवन होते हैं, तो जो k की वैल्यू होती है वो π/2 होती है, अदरवाइज k की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये होता है वालिस आइडेंटिटी। मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, वैसे कई लोगों को आता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता थी नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉस की पावर 0 साइन की पावर 4, यानी दोनों क्या है, इवन ही है। तो देखो पहले तो 4 - 1, एक 4 ऑलरेडी है तो पहले उस 4 को लिख लेते हैं, 4 है, 4 - 1 इंटू 4 - 3 अपॉन 4 इंटू 4 - 2 इंटू π/2। 4 से 4 कटा, ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 1 इंटू π/4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3π/4। यानी एरिया बाउंडेड कितना हो जाएगा, एरिया बाउंडेड कितना हो जाएगा, 3π/4, 3π/4। यानी बोला जाए तो m की जो वैल्यू है, वो 3 है, और जो n की वैल्यू है वो 2 है ना, 4 है, 4 m की वैल्यू, सॉरी 3π/4 आ रहा ना, m की वैल्यू क्या है 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये लेक्चर देखा, मजा आया होगा, धन्यवाद दोस्तों।